समझना। इन्होंने ये सर्वे किया कि भारत में आजादी के बाद कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ आई, जितने भी अरबपति या करोड़पति पैदा हुए यानी मिलेनियर या बिलियनियर्स पैदा हुए, वो लोग कैसे बने, किस इंडस्ट्री से बने, क्या करके बने, एक डेटा। और साथ में आंकड़ा भी निकाला कि अगले 10 साल यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक अगले 8 साल में कितने और अरबपति या करोड़पति भारत में पैदा हो सकते हैं, ये आंकड़ा निकाला। क्योंकि ये सर्वे हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, हम आज बीच में बैठे हुए हैं और 3 साल और बचा है उनके रिजल्ट के लिए, हालांकि रिजल्ट तो दिख रहा है। तो इस सर्वे के आंकड़े को यदि आप देखें तो आपको महसूस आना शुरू हो जाएगा कि यार सर्वे और आंकड़ा और डेटा, दुनिया का हर व्यवसाय, हर बिजनेस डेटा पर डिपेंड करता है, डेटा से बिलोंग करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, हमें आज पता है। क्यों पता है भाई साहब? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेटा है। धरती किस स्पीड में घूम रही है, कब घूमते घूमते वो चांद तारा तफसील में आ जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। 2 साल नहीं 4 साल बाद कितने बज के कितने सेकंड में होने वाला है, आज पता है। मैथ और कुछ नहीं, डेटा है सर, राइट। आप समझो कि दिल्ली में बारिश होती है, तो मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ बाई बर्थ, तो वाराणसी में मानसून कितने दिन में पहुंच जाएगा पता है अपने को पहले से। क्यों पता है? डेटा है कि बादल की स्पीड नापते हैं, हवा का दिशा नापते हैं, और मौसम विभाग बोलेगी हाँ जी 3 दिन में इतने बजे मानसून आने की संभावना है। क्या है ये? डेटा है। हिंदू धर्म में जब बच्चे पैदा होते हैं तब पंडित जी गोला ऐसे खींचते हैं, शनि किस घर में है, ये किस घर में, उस किस घर में बना देंगे, फिर बताएंगे कि भैया 20 साल बाद इसका 7.5 शुरू होगा। क्यों होगा शुरू? शनि इस घर से छटक के इस घर में आ जाएंगे तो क्या उसका इफेक्ट आएगा? प्योर मैथ है, डेटा है, एवरीथिंग कनेक्टेड विद डेटा। आज यदि एक नहीं 0.01 डिग्री यदि दिशा चेंज हो जाए रॉकेट लॉन्च होने से, तो जाके किसी महासागर में गिरेगी, चांद मिल जाएगी। 0.01 डिग्री चेंज हो जाता है। कैलकुलेशंस है, डेटा है, उनको पता है कि आज यदि रॉकेट यहां से निकलेगा तो किस डिग्री पे निकालेंगे तो कहां जाके ये प्रक्षेपित होगा। एवरीथिंग क्या है? ये डेटा। तो आपको समझना, जैसे भी खराना जिसमें मेरी बात हुई थी अंदर कि सर भविष्य क्या हो गया लाइफ का आपके हिसाब से, मैंने कहा सर मेरे पास डेटा है, उस डेटा को मैं बता रहा हूं, पेनलाइज करना, लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा उस टॉपिक पे, याद दिलाना लेकिन तब कि मेरे पास डेटा है 2 साल का इस कंपनी का। क्या डेटा मैं बताता हूं, अब आप पेनलाइज करो, डेटा सही है तो आगे भविष्य क्या होगा। तो एग्जैक्टली ये डेटा है। कब से? सन 1950 में आजादी के बाद से हमारे देश में कितने अरबपति पैदा हुए और कब हुए, देखते हैं। पहला फेज था 1950 से लेकर 1990, कितना साल हुआ यहाँ पे? 40 साल। अजी सुनाई नहीं दिया? 40 साल। 40 साल में मात्र भारत में 2 अरबपति पैदा हुए थे, ओनली 2 अरबपति। आजादी के बाद पहले 40 साल में सिर्फ 2। लेकिन सन 1900 यदि आगे जाए 1990 से लेकर 2012 कितना साल होता है? 22 साल में कितने पैदा होगा देख रहे हैं? 46। डेटा ध्यान देना, पहले 40 साल में 2 अरबपति और अगले 22 साल में कितने हो जाते हैं? 46। ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हुआ। लेकिन मजे की बात ये देखिए, सन 2012 से लेकर 2015 कितना साल हुआ? 3 साल। 111 नए अरबपति और साथ में 1,85,000 करोड़पति पैदा हुए मात्र 3 साल। इसमें फिर रिपीट करूंगा, ध्यान देना, ये डेटा किसका है? मिलेनियर्स। 10 लाख रुपए महीने, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, करेक्ट? यानी जो 10 लाख से ऊपर वाले उनकी गिनती है। यहाँ अभी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 5 लाख वाला गिनती नहीं है, वो तो हजारों तादाद होंगे, तो 10 लाख 20 लाख होंगे कम से कम। यदि 1,85,00,000 लोग ऐसे पैदा हुए जिनकी महीने की इनकम 10 लाख से ज्यादा थी सिर्फ 3 सालों में, 12 से लेकर 15 के बीच में, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 8 लाख, 9 लाख, 5 लाख वालों की गिनती नहीं, बहुत ज्यादा होने का। नाउ क्वेश्चन ये पैदा होता है नाउ व्हाट। अब उस समय ये बोलते 2015 में सर्वे किया गया था, वो बोल रहे थे कि इस आंकड़े के आधार पर जो हमें दिखता है इंडिया में कि 2015 से लेकर 2018 के बीच में कितने पैदा होंगे? 4.25 लाख नए करोड़पति पैदा होंगे। मिलनायक मतलब करोड़पति समझना सिंपल है ना, करोड़पति पैदा होंगे। और यहां तक आंकड़ा देते हैं सन 2018 से लेकर 2023 में कितना पैदा होंगे? 9,75,000 नए करोड़पति भारत में पैदा होंगे। जस्ट इमेजिन। और बता दो ये आंकड़ा ऊपर था, लगभग 5 लाख नए करोड़पति पैदा हुए थे। ये डेटा था और उनका डेटा परफेक्टली अभी काम कर रहा है, बल्कि उनके डेटा से स्पीड ज्यादा चल रहा है।
कुछ मामलों में स्पेसिफिक, क्योंकि 9 लाख वाले को भी हम मान लेते हैं 10 लाख वाला, तो 9 लाख को ऊपर चला 10 लाख है, उनके डेटा में नहीं आता, हमारे डेटा में तो आ ही जाएगा ना। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, यदि मैं आपको एक आंकड़ा, 2 चीजें बची यहाँ पे, पहला ये फर्जी न्यूज है कि सही न्यूज है, पहले ये दिखाओ, तो मैं आगे दिखाता हूँ कि सही है कि नहीं। नंबर 2, यदि आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो पैदा हुए सब क्या करके हुए थे, ये सब क्या करके हुए थे 2015 तक वाले, और ये किस आधार पे बोला गया था कि किस डिपार्टमेंट से पैदा हो सकते हैं, यानी आज के 50 साल पहले कितने अरबपति करोड़पति हुए, यदि ये डेटा आपको आज अभी मैं दे दूं और साथ में आपको ये अनुमान बता दूं कि अगले 3-4 साल में जो आएंगे किस फील्ड से आने की संभावना है, तो क्या लगता नहीं कि आपकी हमारी गिनती कुछ लिस्ट में हो सकती है? मेरी होगी भाई, मेरी होगी, आपकी हो सकती है। यस, समझना इस चीज को। मैं ये ट्रेनिंग 3 साल पहले का लिया था, उसमें मैं इस लिस्ट में एंट्री नहीं था, तब मैं लोगों से सवाल पूछता था, सर एक बात बताओ कि 10.25 लाख करोड़पति पैदा होने वाले हैं, यानी हम मान लेते हैं चलो 2018 2 साल निकल गया, 1.5 साल निकल चुका है, चलो मान लेते हैं 8 लाख नए करोड़पति पैदा होने वाले हैं अगले 3 सालों में। कौन? जिनकी इनकम 10 लाख महीने से ज्यादा होगी, तो भाई साहब 5 लाख 4 लाख 2 लाख वाले भी तो लिस्ट में होंगे, वो तो कम से कम 50 लाख होने चाहिए इसका मतलब। यदि 8 लाख 10 लाख ऊपर वाले होंगे तो भाई साहब 1 लाख से लेकर 9 लाख के बीच वाले तो कई लाख होंगे ना, 50-60 लाख होंगे कम से कम। क्या उस 50-60 लाख में हमारी आपकी लिस्ट आएगी? सवाल ये है यहाँ पे। और ये तब पॉसिबल है कि जब इस ढक्कन को खोल के डेटा को एनालाइज करते हैं, क्योंकि मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मोटिवेशन वाली बात कम निकलती मुझसे, मुझे डेटाबेस की बात, कैलकुलेशन की बात मुझसे ज्यादा निकलती है, क्योंकि मेरे लाइफ में उसका इम्पैक्ट है, राइट। तो लेट्स सी कि यदि हमें डेटा मिल जाए तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ में भी बड़े आराम से बदलाव पॉसिबल है। तो आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहला टाइम क्या था 1990 से लेकर 2012? पहला एज, कोई गेस कर सकता है किस चीज का एज रहा होगा? वो 2 अरबपति कैसे पैदा हुए? एनीवन? हाँ जी, ना इंडिया में कंप्यूटर से ना, मैन्युफैक्चरिंग। 50 में क्या टोटल था? 50 से 90 की बात हो रही है। पहले द हिंदू अखबार की वो कटिंग, जिसका डेट आप देखेंगे, यस, जिसका आप डेट देखेंगे यहाँ पे 2015 11 जुलाई, जिस अखबार में डेटा आया था, सर्वे का रिपोर्ट आया था कि विल हैव 4.37 लाख बाय 2018, यानी जो सर्वे का रिपोर्ट था बकायदे द हिंदू ने पब्लिश किया था, उसका ये जीरोक्स कॉपी है, कटिंग की कॉपी लिखी पहली बार। नाउ नंबर 2, किस किस इंडस्ट्री से वो लोग वहां पे गए थे? लेट्स सी। सबसे पहला इंडस्ट्री था पता किसका? ऑटोमोबाइल का। अब यहाँ ध्यान देना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे लोग बग्गी से, घोड़ों से चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे। 50 में गाड़ियां किसके पास थी? कुछ जमींदारों के पास, राजाओं के पास गाड़ी होती नहीं थी, बाइक नहीं थी, कार तो भूलना पड़ी थी। प्लस कार हो भी जाए तो कार चले कहाँ, रोड नहीं थी ठीक से। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने सबसे ज्यादा कहीं पैसा खर्च किया, तो कब तक कहां पे था? क्योंकि ये नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा, ध्यान देना। लेकिन वो नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। बिना गाड़ी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? गिट्टी बालू ये वो क्या लाना है, सब खुदाई करनी, राइट, समझना। अब यहाँ पे लॉजिकल बात समझो कि आम आदमी में, खास आदमी में अंतर क्या होता है? आम आदमी वो पिक्चर देखता है जो उसको दिखाया जाता है, खास आदमी बिहाइंड द सीन देखता है, उसके पीछे क्या रहा है। पहले ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो बहुत पैसा नहीं बना पाए, बल्कि उनसे ज्यादा पैसा बनाया उन लोगों ने जिन लोगों ने उसका व्यवसाय किया जो डिपेंड थी ऑटोमोबाइल के ऊपर। ध्यान देना, जितने लोगों ने उससे नहीं, उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने पैसा कहां से कमाया? जो लोग रोड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में घुसते। लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं था बिना ऑटोमोबाइल के। ये डिपेंड किसके ऊपर? उस पे है। लोगों ने ह्यूज पैसा कमाया गैस स्टेशन से। गैस यहां से लेकर वहां जाना कैसे जाएगा? गाड़ी नहीं हुई तो टैंकर तो चाहिए ना गैस जाने के लिए। तो सोचो, रेवोल्यूशन हुआ ऑटोमोबाइल का, लेकिन पैसा कौन बनाता है? गैस वाला। रेवोल्यूशन हुआ ऑटोमोबाइल का, पैसा कौन कमाया? स्पेयर पार्ट वाला। एक ट्रक पे मान लो 2000 की 2 लाख की मार्जिन रखे टाटा, लेकिन कम से कम 10 लाख लोग कमाते हैं उसका पार्ट भी बेच के अगले 10 सालों में। तो ट्रक बेचने में प्रॉफिट नहीं है, किसमें? स्पेयर पार्ट में। यदि कोई जिलेट का रेजर लेने जाओ अच्छी क्वालिटी का, भाई साहब 300 का रेजर मिलेगा, 300 का ब्लेड आता है साथ में, अलग से लेने जाओगे 350-400 का एक ब्लेड आता है।
कि उनको पता कि एक बार रेजर भेज दो फ्री में सस्ते में, ब्लेड तो 300 लेके जाएगा फिर बाद में। समझना इसी, यानी कि पहली बार मार्जिन भले कम हो, स्पेयर पार्ट। मेरी BMW की टायर घिस गई थी, एक टायर 32,000 का, बाहर के 14,000 मिल गया, अच्छी कंपनी का। क्यों? अब क्या बोले भाई साहब इसको नहीं इंपोर्ट किया था, हमको इंपोर्टेड नहीं किया भाई साहब, इंडिया वाले देखो मुझे क्या दिक्कत है। समझना, उनको जितनी मार्जिन सर्विस में है, जितनी मार्जिन उनके स्पेयर पार्ट में होता है, उतना मार्जिन कभी भी मेन प्रोडक्ट पर नहीं होता। सो लॉजिकली इसी बार हैवी डिस्काउंट आएगा कि उनको कमाना वहां पे। ऑयल लाइन, अब देखो इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट, रेजिडेंशियल लैंड डेवलपमेंट। आज अब मैं दिल्ली से हम लोग प्लान करते हैं, आप दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, बिल्डिंग बन रही है। 50 किलोमीटर दूर बाहर निकल जाओ, बिल्डिंग बन रही है। क्यों? और सारी बिल्डिंग एडवांस में बिक जाती है। क्यों? एवरीवन नो दैट मेरे पास कार है, ड्राइव करूंगा, फटाक सिटी में आ जाऊंगा। आप समझो, यदि एक बार ऑटोमोबाइल गाड़ी को निकाल दो, यदि गाड़ियां नहीं होती क्या 50 किलोमीटर कोई फ्लैट बुक कर लेता क्या शहर से? नहीं, कोई नहीं बुक करता, बिकॉज ऑफ व्हीकल। यानी ध्यान देना, ये बिजनेस डिपेंडेंट किस पे है? ये सारे बिजनेस डिपेंड करते हैं इसके ऊपर में। एक एग्जांपल दूं, भाई साहब का नाम क्या है? मनोहर बिष्ट। सॉरी, मनोहर बिष्ट। मनोहर जी, मानी मनोहर जी, मैं एक ऑफर दूं आपको। मैं आपके घर पहुंचता हूं, यार चलो यार मिल के हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं। मैं अमेरिका से पढ़ लिख के आया था बकायदा, आप यहाँ पे लोकल आदमी जो कि ज्यादा पढ़ लिखे नहीं थे। मैंने कहा यार क्या खोलेंगे? आप बोले तो प्लास्टिक की कुर्सी बना के बेचेंगे हम लोग। आपने कहा पैसा लगा दिए, जो भी लगाना था पार्टनरशिप का। जबकि एक बार सर्वे करना बनता था कि मान लो प्लास्टिक की कुर्सी का बिजनेस खोले, तो प्लास्टिक को कुर्सी खरीदेगा कौन? टेंट हाउस वाले, घर वाले लेंगे तो कितना लेंगे, कितनी बार लेंगे? मे भी 2-4 लेंगे, उसके बाद लेंगे नहीं, 7 साल 4-5 साल तक कितनी बार लेंगे? मैं 1 महीने बाद आता हूं और आपने पिछले दिन मुझे एक रिपोर्ट दी, अगले भाई प्लास्टिक कुर्सी नहीं, एक काम करते हैं प्लास्टिक के दाने की फैक्ट्री बोलते हैं, प्लास्टिक के दाने बनाने की फैक्ट्री। हम बोले कि वो क्यों? बोले देखो भाई, जो प्लास्टिक का कुर्सी बनाएगा वो भी दाना खरीदेगा कहीं ना कहीं से, जो प्लास्टिक खिलौने बनाएगा वो भी खरीदेगा, जो प्लास्टिक का पॉलिथीन बनाएगा वो भी खरीदेगा। इनफैक्ट प्लास्टिक का कुछ भी कोई बनाता होगा वो प्लास्टिक का दाना खरीदने आएगा। तो रॉ मटेरियल क्या है उसका? दाना। अब आप बताना, दाना बनाने में ज्यादा सेल हो सकता है या कुर्सी बनाने में? सिंपल। क्या आपको दिखता है? आपको जब कोई प्रेजेंटेशन दिखाता है तो आपको क्या दिखता है? दिखता था ऑटोमोबाइल, लेकिन पैसे कमा रहे थे वो लोग जो डिपेंडेंट था उसके ऊपर, वो नहीं होता तो धंधा नीचे नहीं होती। ये पहला रेवोल्यूशन था। अगला रेवोल्यूशन क्या था कि मात्र 12-22 साल में 46 पैदा हुए। पहले 40 साल में 2 हुए थे। 1950 से लेकर 2012 में कितने? 46 पैदा हुए। पता है रेवोल्यूशन क्या था? वही जो आप समझ रहे थे। किसका? कंप्यूटर का। लेकिन सेम वही कि कंप्यूटर वाले नहीं कमाए जो डिपेंडेंट थे, सॉफ्टवेयर। अब बताओ कि अमीर दुनिया में सॉफ्टवेयर विंडोज बनाने वाला बिल गेट्स है, कोई हार्डवेयर वाला? बताओ जरा सा। हार्डवेयर वाले को लोग जानते भी नहीं है, समझना इस चीज को, जानते भी नहीं है। आप यहां देखना, हार्डवेयर, इंटरनेट। आज यदि पूरे भारत का इंटरनेट या पूरे दुनिया का इंटरनेट एक ही आदमी सप्लाई करे, उससे अमीर कोई हो सकता है? नहीं। लेकिन इंटरनेट का अस्तित्व ही नहीं यदि कंप्यूटर हटा दिया जाए तो। यानी डिपेंडेंट किस पे? उस पे। यानी उसका वाला पैसा नहीं कमा रहा, इंटरनेट बेचने वाला पैसा कमा रहा है। जियो एग्जाम्पल है। आप देखो सेल्स एंड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, सबके हाथ में एक या 2 मोबाइल है, लेकिन मोबाइल चलता किसकी वजह से है? कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर को हटा दे तो मोबाइल काम करेगा भी? नहीं, मोबाइल जीरो। आपको देखना पड़ेगा कि रियल में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन एजुकेशन, एवरीथिंग किससे चल रहे हैं अभी? उससे। लेकिन उसके वाले पैसा जितना नहीं कमाए जितना ये लोग कमाए। ध्यान देना, दुनिया में अमीर कौन है? फेसबुक वाला, सोशल मीडिया का। दुनिया में अमीर कौन है? बिल गेट्स, विंडोज वाले। और कंप्यूटर वालों को नाम अनुसार इनको नहीं जानता। इनफैक्ट इंडिया के अंदर में विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनी जो कि कंप्यूटर बनाया करती थी, आज वो सॉफ्टवेयर बना रही है। बिकॉज दिनों में कि पैसा डिपेंडेंसी वाली चीजों में ज्यादा है, ये समझना पड़ेगा। यानी कि डेटा को देखा जाए तो मान लेते हैं कि एक मोहल्ला है, एक फैमिली सोसाइटी है, वहां 200 फैमिली रहते हो। हर परिवार में 5 लोग, तो कितने लोग हो जाएंगे? 1000 लोग। करेक्ट भाई, 200 लोग का फैमिली है कहीं पे, और वहां पे हर फैमिली में एवरेज 5 लोग होते हैं। हम 2, हमारे 1 माने, तब 2 माने तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 5 लोग रहते हैं। तो पहला जो एज था वो एज था ऑटोमोबाइल का। 1950 से 90 तक सिर्फ 2 बिलियनर पैदा हुए, क्योंकि एवरेज तो आंकड़ा था कि 200 परिवार में आज भी 40-50 कारें होती हैं। हाँ या ना? उसकी डिमांड कम थी। एक बार कार आ गई तो 5 साल के लिए फुर्सत, लोग नहीं खरीदते।
दूसरा रेवोल्यूशन तेज क्यों हुआ था? क्योंकि वो रेवोल्यूशन किसका था? पीसी का। और पीसी की बात करूं, 46 मिलियन जो हुए, क्योंकि ये एवरेज 200 में से 100 घर में लैपटॉप मिल जाता है आजकल, इसकी डिमांड ज्यादा थी। रेवोल्यूशन नंबर 3 क्या था? ये था। मात्र 3 साल, सन 2012 से 2015 में कितने मिलियन हुए भाई साहब? 111 अवतार में 2.25 लाख करोड़ पैदा हुए थे। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से 200 लोग के परिवार में मोबाइल कितना होगा? 500। अरे देखो, एक तो आपके पास 200 तो रहेगा ही रहेगा, एक घर वाली और एक बाहर बच्चे, एवरेज 3 मोबाइल घर में रहेंगे। तो आंकड़े दोस्तों ये बोलते हैं कि एवरेज मोबाइल 400 से 600 मोबाइल, ऑलमोस्ट 400 से लेके 600 मोबाइल पर 200 फैमिली यूज होते हैं। अब ध्यान देना, यहां से फिर से पिछला आंकड़ा देखना एक बार। उसी 200 परिवार में जो 50 आई तो लोग कम पैसा कमाएंगे, उसी 200 परिवार में जो 100 आई तो पैसा ज्यादा लोग कमाएंगे, और उसी 200 परिवार में जो सबसे ज्यादा 600 चीजें आ गई वो ज्यादा और पैसा कमाए। अब मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि यदि किसी परिवार में 1000 लोग हैं, 1000 के हजारों लोग कोई चीज यूज करना शुरू कर ले, उसको जरूरत पड़ेगी, वो बिजनेस क्या करेगा? मान लगा अभी तक 1000 लोग थे सोसाइटी में तो गाड़ी 50 आई थी, तो 2 अरबपति पैदा हुए, है ना? कंप्यूटर 100 आया था 200 में से, आधे लोगों के पास कंप्यूटर थे, तो वहां पे 46 अरबपति पैदा हो गए। और उसी 2000 में से 600 मोबाइलें थी मोटी मोटाया मिला के, तो वहां पे कितने हो गए? 111 अरबपति, पौने 2 लाख करोड़पति पैदा हो गए। अब 1000 में हजारों यदि कोई चीज यूज कर ले तो उस इंडस्ट्री का क्या होगा अनुमान लगाना? यानी सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त, पीछे के पुराने रिकॉर्ड फिनिश्ड। ये मैं नहीं बोलता, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों का बकायदा इकोनॉमिकल एडवाइजर रह चुका है, जो सलाह दे रहा अमेरिका के राष्ट्रपति को कि इकोनॉमिक को सही करने के लिए, आपकी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति सर्वे करता है और बोलता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, अभी बिलियन ट्रिलियन की बात नहीं होगी, अब किसकी बात होगी? ट्रिलियन की। अभी करोड़पति अरबपति नहीं, अब कौन से अरबपति का क्या होता है भाई साहब? संत महासंत शुरू होता है ना सब, आई थिंक अब खरबपतियों की बात शुरू हो रही है कि अभी तक तो हर इंडस्ट्री से सिर्फ करोड़पति पैदा हो रहे थे, अरबपति पैदा हो रहे थे, अब खरबपतियों की बारी है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अपने घर में मेकअप बॉक्स कोई लेडीज खोल दो और 3-4 साल 5 साल के बच्चे सामने खोल के आधे घंटे घूम के आओ, सारा बच्ची ट्राई मार चुकी होगी, हाँ या ना? एक 5 साल की बच्ची को भी सुंदर दिखना है, हमें तो कुछ दिखना ही दिखना है, कुछ कर ही नहीं सकते। पार्लर चली रही इसी वजह से, मतलब मेंस की बात करो, लेडीज की नहीं, आप लोग तो वही है। और एक अंकल पकड़ो, बुजुर्ग आदमी को, जिनका उम्र 70 साल, बोले चच्चा ऐसा है कि आपका झुर्री सब गायब हो जाएगा, 2 लाख लगेगा, चच्चा जमीन बेच दे देंगे, 2 लाख खत्म। आपकी एज कितनी कोई फर्क नहीं पड़ती, सबको खूबसूरत दिखना है, और खूबसूरत बनाने की इंडस्ट्री क्या? वेलनेस। वो ये बोलते हैं कि हर इंडस्ट्री, क्योंकि इनका मानना कि इंडस्ट्री प्लान में की गई है। मुझे एक बात ये देखना, ऐसा क्यों मैं बोलता हूं आप समझना, हमारे माइंडसेट के हिसाब से हमारी इनकम आती है, और 4 तरीके के माइंडसेट वाले इनकम करते हैं। पहला माइंडसेट कौन सा होता है? लेबर क्लास। दिन भर काम करेंगे, शाम को दिहाड़ी मजदूरी चाहिए उनको, दिन भर में 8 घंटे बाद पैसा चाहिए, और 4 दिन मजदूरी मत दो, वही लेबर भाग जाएगा। हो सकता है कि तगड़ा हो तो मां बहन में भी आ सकता है आपसे। 4 दिन उनको रोज करो हिसाब से क्लियर। अगला बंदा कौन सा होता भाई साहब? जॉब पेशा वाले, जितने मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे होंगे, इनकी सोच है 30 दिन की, 1 महीने बाद इनको तनख्वाह चाहिए। इस 4 में तनख्वाह रोक में भी मां बहन पे आ सकते हैं, भरोसा नहीं इनका। तनख्वाह 4 महीने लेके क्या करेगा बंदा? चलता हूँ ये 1 महीने को इनकी सोच नहीं होती। लेकिन आजकल के स्मार्ट बच्चे, एमसीए बीसीए वाले, अब यहाँ वाले नहीं है, वो चले गए पैकेज पे। उनकी पैकेज होती है 20 लाख का पैकेज है साल भर का। अब वो एग्रीमेंट में होता है कि 6 महीने सैलरी नहीं जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साल भर का पैकेज की बात हो रही है, इकट्ठे मिल जाएगा आपको। तो इनका थॉट प्रोसेस पहले दिन से होता है कि हाँ मुझे साल भर का ये पैकेज ये आएगा, 2-4 दिन बीच में रुक भी सकती है। उनका सोच पहले से डेवलप है। लेकिन जो सबसे बड़े बिजनेसमैन, उनका सोच क्या होता है? प्रोजेक्ट्स। वो 5 साल से कम तो सोचते नहीं कि ये धंधा शुरू करूंगा तो 5 साल बाद मुझे क्या आएगा, 6 साल बाद मुझे क्या आएगा। 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जितना कि एयरटेल, वोडाफोन और ने मिलकर, एयरटेल और आइडिया ने मिलकर क्या था, रिलायंस ने अकेले कर दिया जियो ने।
5 साल तक कुछ मिला ही नहीं, 1 साल फ्री बांटा, 7वें साल से जाके पैसा कमाना शुरू किया था। हमें देखिए कोई 6 वाला बैठा होगा यहाँ पे, अभी सर आया नहीं, कोई चेक, फालतू काम है। अब आप किस कैटेगरी में आकर जोड़िए अपने आप को? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आज के लगभग 50 साल पहले, 40 साल पहले एक प्लानिंग की गई, किसके द्वारा? इनकी कैटेगरी वाला द्वारा। ये लोग लंबी प्लानिंग करते हैं, लेकिन इनसे ऊपर की प्लानिंग की गई, कंट्री लेवल की प्लानिंग हुई कि क्यों ना कोई ऐसा धंधा डेवलप किया जाए, ऐसा बिजनेस डेवलप किया जाए कि अगले 100 साल जम के हम कमाएंगे, जम के कमाएंगे, एक आदमी से कमाएंगे। प्लानिंग की गई, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। कोई किसान परिवार से बिलोंग करता है यहाँ पे? मीटू, सर आपका नाम क्या होगा, आप बताएं। सॉरी, अनूप कुमार। अनूप भाई बैठिए प्लीज। अब जैसी प्लान सेट हुई तो अनूप जी के दादाजी के पास पहुंच गया एक सरकारी आदमी। बोला दादा का हाल चाल? दादा बोले भाई ठीक ठाक। दादा कितना खेत? बोले बेटा 5 बीघा। दादा कितना गेहूं पैदा करते हो? बोले बेटा 4 कुंटल। मान लो 5 क्विंटल, बस मैं 10 कुंटल करा दूं तो? अब दादा खटिया से ऊपर सलाई से कैसे हो जाएगा? भाई किसान मैं हूं, मैं 5 कुंटल पैदा करूं, सरकारी आदमी बोला 10 कुंटल हो जाएगा। अब सरकारी आदमी बोला दादा मैं कराऊंगा। बोला बेटा करा के दिखा। वो तो ला कुछ बोरी पड़क दी, यूरिया की, डाई की, पोटास की, दादा ने छिड़का, सब में 10 कुंटल हो गया। और जैसे दादा के खेत में 10 कुंटल हुआ, पड़ोसी परेशान। अब सारे पड़ोसी को वही चीज चाहिए, 5 में 10 किसको नहीं चाहिए? ये आलम था कि किसी को याद हो जमाना, मुझे याद होगा, मुझे याद हो जमाना कि भाई साहब डाई, यूरिया, पोटास ब्लैक में सेल हुआ करते थे, ब्लैक में मिलता ही था। पूरे मार्केट में दुकानें थी, गोदाम, सिर्फ वहां पे खादें बिक रही है। जब हरित क्रांति के नाम जब खाद पटका गया, इतनी प्रोडक्शन दोगुनी तुगनी बढ़ गई उसी खेत में से कि सारे लोग मारा मारी, 3-2 उसमें 150 की बोरी 200 की बेची जाती थी, 50 रुपए ब्लैक उस जमाने में। ह्यूज डिमांड। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अभी 1 गिलास पानी लीजिए, 1 मुट्ठी यूरिया, 1 मुट्ठी डाई, 1 मुट्ठी पोटास डाल के बढ़िया से घोलिए लो भाई, गड़गड़ पी जाइए, क्या होगा? ताकत आएगी? निपट जाएंगे आधे घंटे में, समझो। और हमें ये नहीं समझना था कि वही डाई पोटास हम गेहूं में डालकर रोज खाते हैं, इकट्ठा तो गेहूं हो रहा है ना। देखो वो जानते थे कि ये स्लो पॉइजन है, ये जाएगा एक दिन में काम नहीं शुरू करेगा, 4 साल 5 साल 10 साल बाद कहानी शुरू होगी। मेरा आपसे एक सवाल है, सोचना इस बात को, डेटा तो झूठ नहीं बोलता है यार, सोचना इस बात को, एनालाइज करना कि जो साइंस बच्चे की आंख निकाल के आंख में सेट कर देती है, वो साइंस होती है शुगर का इलाज नहीं है। हजम होता है कभी? क्यों नहीं? ऐसे कैसे सकता भाई? जो आदमी वाइफ का किडनी निकाल के हार्मोन में सेट कर दी, किडनी निकाल के ऑर्गन निकाल के सेट कर दी, वो बोलता है नहीं गच्छे का इलाज नहीं है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वाजपेयी जी के घुटना पूरा चेंज कर दिया गया प्रधानमंत्री का, तब भी ठीक नहीं हुआ। घुटने के इलाज उनके पास नहीं है। जो साइंस ये बोलता है कि लड़की को लड़का बना दूंगा या लड़का को लड़की, मतलब सीधे जेंडर परिवर्तन कर दूंगा, होते कई लोग करवा चुके हैं, और वो साइंस आपको बोले कि ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं है, तो आपको विश्वास कैसे हो सकता है? कैसे हो गया ये? पता है क्यों? साइंस इतना आगे है कि कोई ऐसी रोगी नहीं जिसका इलाज ना हो। समस्या इस बात की है। पहले के लोग होते थे प्लेग आए गांव साफ, प्लेग आता है कोई नहीं। पहले का रहता हैजा कभी होता है? दोबारा खत्म हो चुका है। पहले का रोग नहीं, हमारे टाइम का रोग था पोलियो। इसमें इंडिया 100% पोलियो फ्री कंट्री है। यहाँ पे पोलियो के बच्चे पैदा नहीं होते भारत में, उपलब्धि भारत की कहीं नहीं होती। रोग तो है ही नहीं। वो बोलते हैं कि दिक्कत शुगर, बीपी, हार्ट या गठिया पटिया ये रोग नहीं है, इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। आपके रहन सहन से, खान पान से जो रोग पैदा होता है उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। होता क्या है कि हम जिसकी वजह से वो हुआ, गठिया, शुगर, हार्ट, बीपी, मोटापा, दो जिसकी वजह से वो हुआ, हम वो भी रोज खा रहे हैं। यूरिया, डाई, पोटास, सारी पेस्टिसाइड रोज खाते हैं, सब्जी के रूप में, दवा के रूप में। आप समझो, किसान जब अपने बच्चे के लिए ऑर्गेनिक पैदा नहीं करता तो बेचने के लिए पैदा कर देगा क्या? अब आपके घर में आज खेती होती है ऑर्गेनिक वाली पर, खुद खाने के लिए होती है? नहीं होती। जब किसान अपने परिवार के लिए बिना जहर वाला पैदा नहीं करता तो बेचने के लिए हो जाएगा क्या? आप चाहे जितना पैसे वाले हो जाओ, कितना भी पैसे वाला हो जाओ, आपके खाने में जहर जाना तय है। जो उन्होंने प्लान किया था 50 साल पहले, उनको ये मालूम था कि जब ये रोग शुरू होंगे, इलाज तो होंगे नहीं। सबसे सुंदर इलाज है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ हो, मैं दावा करता हूँ, चैलेंज लिख कर सकता हूँ,
सिर्फ 2 महीने सूर्योदय के 1 घंटे पहले उठना है और 1 घंटा टहलना है। सूर्योदय होते होते आप देखो शुगर आधा हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। और जो चीनी छोड़नी है, गुड़ खाओ, चीनी छोड़ देनी है। सिर्फ आपको खान पान रहन सहन, यानी सूर्योदय के 1 घंटे पहले टहलना है और चीनी छोड़ गुड़ पे आ जाना है, शुगर नॉर्मल आता है वैसे ही। तो रोग कहाँ है फिर? यदि आपको सिर्फ हैबिट चेंज करना, शुगर कंट्रोल हो सकती है तो रोग कैसे हुई फिर? यानी आज जितने भी ऐसे रोग हैं जो लाइलाज हैं वो रहन सहन की वजह से है, खान पान की वजह से है। और ये बात वो जानते थे, उन्होंने सारा घटना रचा। उनको पता है कि जब ये कांड शुरू होगा तो हम फिर एक चीज नहीं लेके आएंगे, बोलेंगे भाई साहब अब तो मरना है ही, अब ये चीज खाओ, उसका नाम रखा फूड सप्लीमेंट, ये खाना पड़ेगा, मरोगे पक्का। ये प्लान हुई बिजनेस, आप रोक नहीं सकते, मजबूरी है आपकी। हम जहर तो खाएंगे तो जहर से बच कैसे सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, इसमें यही कर सकते हैं। तो फूड सप्लीमेंट तो मजबूरी है। आप, मैं बोलता हूँ किसी भी, मैं एफएलपी वाले से मिलता हूँ, किसी एमवे वाले से मिलता हूँ जो 10 साल से उस कंपनी में है, आप उसका एज पूछना, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि वो आपसे जवान हमेशा रहेगा। उसका स्किल देखना, यदि कोई 10 साल से किसी भी कंपनी का सप्लीमेंट यूजर है, किसी कंपनी का मैं देखता हूँ, किसी भी, अब उसका एज नहीं किस कर सकते, सेम एज के लोग खड़ा कर दीजिए, उसकी एज उसके में डिफरेंस दिख जाएगी बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट से। समझना, आप समझो, आपने ध्यान दिया होगा एक रोग आया था इंडिया में कुछ साल पहले, नाम सुना, क्या नाम था? चिकनगुनिया। याद है किसी को? यस। भाई साहब टीवी में, अखबार में, हर जगह चिकनगुनिया चिकनगुनिया, रोज मर रहे थे लोग। अखबार में आ रहा है 20 लोग मारे गए, अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, ये खूब रोज हो रहा था। तब तक एकाएक कांड हुआ। कांड क्या हुआ? मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, और जिस दिन नोटबंदी की उसी दिन चिकनगुनिया के सारे मच्छर भाग गए। उस दिन के बाद में कभी चिकनगुनिया से मरा नहीं थी, क्योंकि जिस दिन नोटबंदी हुई थी उस दिन बाद टीवी में दिखाया था लोग बेहोश जा रहे एटीएम में लग के लाइन में। उस दिन के बाद में टीवी में, अखबार में, कहीं भी दोबारा चिकनगुनिया नहीं आया। तो सब लोग मर कहाँ रहे थे भाई साहब? हमारे दिमाग में इतना बड़ा इंपैक्ट है ऐड का, मैं क्या बताऊं आपको, इतना कि लगातार दिखा रहा है। जैसे कोरोना का ले लो, ये मर रहे वो मर रहे वो, भाई 99% रिकवरी रेट है और 1% वैसे मर रहे थे। अब इतना ज्यादा हवा बना दिया गया है, मान लिया इंफेक्शन हो रहा है छूने से, लेकिन रिकवरी रेट इंडिया का 99% का है। 1% डेथ को तो किसी भी त्योहार में तो जुकाम से लोग मर जाते हैं भाई साहब, जितना इम्यूनिटी कम हो उनका, समझना। तो ये जो इम्पैक्ट ऐसा बनाया जाता है, माहौल क्रिएट हो जाता है कि हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और चिकनगुनिया केस में वही हुआ कि चिकनगुनिया का मरीज गायब हो गया नोटबंदी के बाद से, न टीवी पर कहीं आया नहीं मरा आज तक। तो उनको एक माहौल क्रिएट करना है। आप समझो, हर महीने की बाजार शॉपिंग करने में वाइफ के साथ जाता हूँ, मैं शॉपिंग करके 7 दिन पहले आया था, अब मीटिंग में हूँ। अच्छा, वाइफ को पता है कि वाइफ ने बोला कि देखो जब तुम फोन करोगे नहीं उठाओ तो मीटिंग होगा, 2 बार फोन करो तब भी ना उठाओ तो ग्रुप मीटिंग होगा, 3 बार फोन करोगे तब भी ना उठाओ तो सेमिनार होगा, और 4थी बार फोन करोगे उठाऊंगा जरूर, चाहे हो गया। एक दिन 4थी बार घंटी बजी तो बोली अब सेमिनार होंगे, पता है मुझे, क्या हाथ तभी 4थी बार उठाया तुम्हारा? बोले काम को बोलो, क्या इमरजेंसी आ गई? बोले कल आना, तो वो एक आता है ना कुछ, सॉरी ना, कछुआ वाला बत्ती, कौन सा आता था उसका? अरे नहीं, कौन सा होता है, रोग होता था डेंगू। बोले वो डेंगू वाला कछुआ है, उसको उठा लाना। अरे ये कौन सी इमरजेंसी थी? मैं 4 बार फोन घुमाई। बोले नहीं, जबकि घर में सारे पड़े थे भाई, 7 दिन पहले परचेजिंग हुई थी तो क्वाइल था सब कुछ, लेकिन टीवी में रोज ऐड आ रहा था कि स्पेशल लेकर आया था डेंगू वाला। अब सुनो, इम्पैक्ट इतना ब्रेन पे गया कि सारा अगरबत्ती था, कोविड नाइट था, लेकिन डेंगू वाला प्रचार आ रहा था, डेंगू वाला चाहिए सबको। इतना हैवी इम्पैक्ट हमारे लाइफ होता है ऐड का। तो जब ये लोग कोई प्रमोशन करना चाहते हैं तो हम आराम से करते हैं। मेरा सवाल आपसे फिर से यही है, चिकनगुनिया का ऐड आता है, चिकनगुनिया भी रोग फैला, भाई साहब आप बताओ 10 दिन के अंदर हर स्टोर पर दवाएं कैसे आ गई थी? कोई रोग आया तो दवा ने 2-4 दिन लगना चाहिए ना, कि एक खत्म दवा जाता दुकान पे। एक ऐड आता टीवी में कि अभी नया रोग आ गया, भाई कौन सा रोग? बर्ड फ्लू। भाई साहब अंडे की बिक्री बंद हुई, बर्ड फ्लू है, मुर्गा जो खाएगा अंडा खाएगा हो जाएगा। अब इमेजिन कर रहा हूं कि अनूप, राइट, अब अनूप का पोल्ट्री फार्म था, 4000 अंडे अनूप भाई रोज निकाल रहे थे, मतलब आप नहीं निकाल रहे थे, मुर्गिया निकाल रहे थे, 4 अंडे रोज आ रहे थे। अब 10 दिन के लिए बंदी हो गई, 10 दिन में कितने अंडे इकट्ठे हो गए? 4000 10 दिन, अभी 40,000 अंडे पे रख के सेंगे अनूप जी, अंडा क्या होगा बताओ? अभी क्या करना बताओ? अनूप भाई अंडा लेंगे, जाके कहीं फेंकेंगे, अब फेंकेंगे, बदबू आई तो 4 लोग लाठी लेकर फिर दौड़ाएंगे, गांव वाले कहाँ फेंक दिया। अब अनूप जी क्या करेंगे? पहुंचेंगे एसोसिएशन पर, भाई कुछ लोग 2 या 4 लाख मुस्लिम लोग बंद रोक रही है बर्ड फ्लू।
एसोसिएशन में न्यूज चलने के बाद भाई यार खत्म कर भाई, कुछ मुझसे भी ले लिया, खत्म कर। अब उन्होंने बोला कि एक दवाई आई है, मुर्गो छड़े तो सब सही हो जाएगा। अगले दिन कई 100 करोड़ की एक दवाई की सेल हो गई जो मुर्गों को छिड़कना था, बर्ड फ्लू खत्म हो गई। उस 10 दिन के बर्ड फ्लू में कई 100 करोड़ का धंधा हो गया कई कंपनी का। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब वो चाहते हैं कि उन्हें किसी चीज में बड़ा धंधा करना है तो हम सब उनके हिसाब से फंस के वही काम करते हैं। उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, कई सालों से बुनी हुई होती है, एक दिन नहीं होती वो चीज, बहुत भीड़ होता है, पैसे खर्च होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ हुआ कि उनको ये पता था कि ये होना था, मतलब रोबोटे खड़े कर दिया। तो यहाँ पे ऑडियो चलेगा नहीं ना, और लैपटॉप में ऑडियो चल सकता है। अगर एक मिनट, वीडियो बहुत लंबी है, टाइम कम है तो वीडियो प्ले नहीं करूंगा। सुनाई नहीं देगा आप लोग को, थोड़ी देर पूरा रिव्यू है, किस तरीके से सब्जी से लेके हर चीज से लेके, अच्छा पूरी रिपोर्ट भी साथ में इसमें है कि कैसे 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 रोग पैदा होते हैं किन पेस्टिसाइड की वजह से। इसमें आपको आंकड़ा भी मिलेगा जो आमिर खान के शो में दिखाया गया था पंजाब वाला, कि पंजाब में बकायदे कैंसर ट्रेन चलती है, जबकि वहां पे कोई कैंसर का नामो निशान नहीं था हरित क्रांति से पहले। तब कैंसर नहीं था क्योंकि इंडिया का सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है पंजाब के अंदर, समझना। यहां तक कि जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे, पीएम नहीं सीएम गुजरात के, तब की ये वीडियो है, इसमें प्ले करूंगा। आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को अपडेट करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से चलो कोई बात नहीं, ये मोदी जी का वीडियो है जिसमें ये बात बोलते हैं कि चिंता करते हैं और स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं, और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हो रही है, 21वीं सदी में कोई गारंटी देनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का पालन। ध्यान दीजिए, जब ये गुजरात के सीएम थे तब का ये इनका स्पीच है, ध्यान जब पीएम नहीं थे उस समय भी इस शख्स को पता था, समझे ना। आपने देखा होगा कुछ समय पहले, आपने देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मोदी जी का अपना खुद का केरल से एक फूड उनका कुक है जो आयुर्वेदा के हिसाब से सप्लाई देता है, मतलब कुकिंग करता है। यदि उनके बारे में बार बार आते हैं कि उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, रात भर ट्रेवल कर रहे हैं, फ्लाइट में, दिन में मीटिंग है, आप सोचो क्या आप कर पाएंगे? हम भी ट्रेवल करते हैं फ्लाइट से, बैंड बज जाती है 2 फ्लाइट लेने में। तो अगला यदि कोई लगातार ना जब इतने काम किया गया होगा तो कोई तो एनर्जी लेवल सोर्स काम कर रही होगी बढ़ोतरी में, जो काम कर रही है, समझना चीज को। अभी ये क्या बोलते हैं, ये सीएम होते हुए बोल रहे थे कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम करना। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ही फूड सप्लीमेंट है। क्या है ये? दाल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। लगभग 80% तक दाल में प्रोटीन की मात्रा हुआ करती थी आज के 35-40 साल पहले, और इस समय मात्रा कितना है? 35% के आसपास, 80 से 35 के आसपास अनुमान लगाना। आज के 40 साल बाद भी 100 ग्राम दाल पानी में डाल के 4 लोग खाते थे, आज भी 100 ग्राम दाल पानी में डाल के 4 लोग खाते हैं। लेकिन तब प्रोटीन 80 या 30 है, क्या प्रोटीन की कमी हुई कि नहीं? बॉडी में हो गई। हल्दी की गांठ कितने लोगों ने देख रखी है? गांठ जो लंबी होती है उसको तोड़ो तो बीच में भूरा हिस्सा होता है, देखा आपने? ध्यान दिया? वो भूरे हिस्से को बोलते हैं। एक्चुअली वही हल्दी काम करती है। पीला तो मिट्टी होता है, एक्चुअली पीला सिर्फ कलर होता है, काम का नहीं होता। काम का होता है जो बीच का भूरा वाला हिस्सा। अब आपने क्या किया कि एक 100 ग्राम की हल्दी लीजिए, उसको तोड़ के मिट्टी निकालिए, भूरा निकालिए, तो भूरा मुझसे बचेगा 20 ग्राम, बाकी तो मिट्टी होती है। अब उस 20 ग्राम के अंदर में फिर से पेस्टिसाइड है, हैवी मेटल्स है, केमिकल्स है जमीन वाली, तो लैब में डाल के सबको निकाला गया। अब निकालने के बाद उसका वेट हो गया 10 ग्राम। तो 10 ग्राम जब किया गया कैप्सूल में डाल के, तो उन्होंने 10 ग्राम नहीं है, वो है 100 ग्राम एक्चुअल हल्दी। लेकिन कितना बना देगा उसको? 10 ग्राम। वही है फूड सप्लीमेंट। आपके खान पान में जो कमी हुई है, खाने पीने में जो भी कमियां हैं, उन कमियों को पूरा होने की वजह से ही कोई रोग होता है, कोई रोग अपने आप नहीं होता।
आप बताओ, कई लोग ऐसे लोग बोलते हैं आनुवंशिक रोग है, जैसे मान लो शुगर लेते हैं, कुछ बोलते हैं बाप का बच्चे को होगा। भाई बच्चे को होगा तो पैदा होते ही क्यों नहीं होता? उसको 30 साल 35 साल बाद रोग वही होता है, मान लिया आनुवंशिक है, तो जब आनुवंशिक है तो पैदा होते ही क्यों नहीं हुआ वो रोग? क्यों 30 साल 35 साल बाद हुआ? कि जब आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ती तब जाके वो रोग भारी पड़ता है। यानी जब तक बॉडी में डिफिशियंसी ना हो कोई रोग होगा ही नहीं। तो रोग प्रिवेंटिव हेल्थ जो मोदी जी बोला था क्या करो कि ऐसा कुछ खाएं कि प्रिवेंटिव यानी रोग को होने ही ना दे। तो ऐसा कुछ खाएं क्या है कि आपके खाने के अंदर पूरा विटामिन मिनरल प्रोटीन प्रॉपर रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसे आप चाहे जो खाना खा लो, हर खाने के अंदर केमिकल है। आप चाहे दुनिया का बेस्ट फूड मंगवा लो, हर खाने में केमिकल है, साथ में पूरी उतनी मात्रा नहीं मिलती जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। इसलिए तैयार किया था, फूड सप्लीमेंट लॉन्च किया गया पूरी दुनिया में प्लान्ड वे में, कि हम बोलेंगे जो खाना खाना खाओ माई-90 आपके पेट में जाना चाहिए। यदि माई-90 गया तो आपके खाने में जितनी भी कमियां थी वो पूरा कर देगा, तो जो चले जाने वाली तो नहीं आएगी। यही प्रिवेंटिव हेल्थ किया। आज ऐसा कोई घर नहीं है दोस्त जिस घर में एक बीमार आदमी ना हो, चाहे घुटने का हो, चाहे बीपी का हो, चाहे शुगर का होगा जरूर, सही में। और हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सप्लीमेंट चाहिए। आज आप लोग के बीच में कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मेडिकल साइंस का, मेडिकल की दवाएं काम नहीं करती, इसलिए आप सप्लीमेंट काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, दवाइयां सब डॉक्टर घुमाए कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ कोई एमए खिलाया, कोई हर्बल लाइफ खिलाया, कोई हमारा खिलाया, कोई किसी का नहीं खिलाया, काम कर गया। क्यों काम कर गया? क्योंकि हम लोग दवा के बजाय क्यों हुआ उस वजह को फुलफिल करना शुरू करते हैं, और यही रीजन है, ध्यान देना। और यही रीजन है कि तुरंत इंपैक्ट नहीं करता। आप इसको दवा बना के बेचेंगे, ले जी खा दो, नहीं करेगा। आयुर्वेदा बोलती है कि 90 दिन मिनिमम हमें चाहिए बॉडी में जगह बनाने के लिए, कचरे को खत्म करने के लिए। और आप चाहते हो कि आप बुफे की गोली खाते हो कि अभी आधे घंटे में काम करना चाहिए, नहीं करेगा। दैट इज अ फूड सप्लीमेंट, फूड यानी खाना, सप्लीमेंट मीन सप्लाई। आपके खाने में जिन सप्लाई की कमी थी उस गैप को पूरा करता है। मैं नहीं बोलता, ये रिसर्च बोलती है। आपके करंट पीएम तक बोल रहे हैं, आज के 10 साल तक बोल नहीं पाती है, और उसको फॉलो करते हैं साथ में, राइट। आप समझना, 2020 में आंकड़ा आया था एबीपी न्यूज पे कि 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगा, और लगभग टच कर गई भारत में, टच करके। क्योंकि वेलनेस के अंदर जिम आती है, स्पा आती है, पार्लर आती है, सप्लीमेंट्स आते हैं, ये 4 इंडस्ट्री मिला के बनती है वेलनेस इंडस्ट्री, समझना। यहाँ आप समझो, ये तो उसकी बात हो गई, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने करियर की बात। और जब करियर की बात करते हैं तो फिर वही आंकड़ा आता है कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आने वाला फ्यूचर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री किसका? सप्लीमेंट का है। क्यों सप्लीमेंट का है? ऐसा कोई घर नहीं जिसमें रोगी ना हो, और हर घर में यानी सप्लीमेंट भविष्य में चाहिए ही चाहिए। अभी अवेयरनेस की कमी है, लेकिन जैसे किसी आदमी को बेनिफिट होता है वो 4 को बोलता है। मेरा देखो ना, शुगर था, नॉर्मल हो गया, दवाई काम नहीं कर रहा था, अब बाई डिफॉल्ट 4 लोग फिर कनेक्ट हो गए। ऐसे करते 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 पहली कमी जब एमवे आई तो किसी ने सोचा था कि फूड सप्लीमेंट हम खाएंगे, आप खाएंगे, आज हम लोग खा रहे हैं। उसने बताया कि ये होगा, और आज हम वही कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी क्यों होने वाली है? क्योंकि प्लान की हुई इंडस्ट्री है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। मजबूरी दिक्कत ये है। आपको भी ये पता है कि जब हर जगह से कोई हार जाता है, हर जगह से, उससे बता दो भाई आयुर्वेदा का एक प्रोडक्ट है, आप फिर ट्रस्ट करेगा आपसे। तो इंडिया वाले आयुर्वेदा पे मरते दम तक विश्वास करते हैं, समझ में आ रहा है? आप हर जगह से थक हार के आ जाए ना, फिर बोलो, फिर भी वो ट्रस्ट करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस इंडस्ट्री से, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, राइट। आप लोग बात प्रोडक्ट की कर रहे थे, लेकिन बात यहाँ कैरियर की है। अब कैरियर की ये प्रेजेंटेशन कई बार आप लोग मुझसे ऑनलाइन देख चुके होंगे। जब करियर की बात करते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट में चले जाएं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बनता है। कंपनी का कोई मालिक होगा, कुछ डायरेक्टर्स होंगे, और मालिक एक डायरेक्टर ऑफिस होंगे, हर स्टेट के कोई हेड होंगे, फिर सिटी हेड होंगे, फिर एरिया हेड होंगे, फिर आ जाएंगे एम्प्लॉय लोग, सबसे बॉटम के एम्प्लॉय। तो जितने एम्प्लॉय नीचे जाएंगे उतने एम्प्लॉय की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ये ट्रायंगल क्यों बना है? यहाँ पे अकेला होगा, यहाँ 10 लोग, यहाँ 100 लोग, यहाँ 1000 लोग, यहाँ 5000 लोग होंगे, तो नीचे आकर एम्प्लॉय की संख्या बढ़ रही है, एक ट्रायंगल बनती है। आपकी जॉब लगती है, मान लीजिए मैनेजर के पोस्ट पे, आपके अपलाइन है, इनसे आपकी सैलरी कम होगी, आपके डाउन लाइन है, इनसे आपकी सैलरी ज्यादा होगी, सही हूं मैं? यस। आप किसी भी प्रोफाइल में जाओ जॉब करने, कहीं ना कहीं सेट हो गए, वहां अपलाइन डाउन सीनियर जूनियर जो होंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो व्यवसाय करूंगा, कर लो भाई साहब, कंपनी में सामान बनेगा, एक मेगा स्टेट में होगा, फिर आपका एरिया वाला होगा, फिर सॉरी सिटी वाला होगा, फिर एरिया में दुकान था। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ट्रायंगल बनेगा।
आप किसी में कहीं से हो सकते हैं ना। और चॉकलेट क्या था हमारा व्यवसाय, व्यवसाय यानी आप देखो अदानी हो गया, बिरला हो गया, टाटा हो गया, ये लोग हो गए बिजनेसमैन वाले। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है बाटा का, कि बाटा को उठाओ कि बाटा क्या करता था, जरा सबको याद है किसी को? जूते चप्पल, है ना। बाटा इतनी शानदार जूते बनाया करता था दोस्तों कि उसके दुकान के आगे लाइन लगती थी, लाइन, लोग आते लाइन लगा लेते। लेकिन एक आदमी कितना बनाएगा, कितना बेचेगा? अब लाइन लगी पड़ी है, आप काउंटर पे जाए तो काउंटर बंद हो जाए, आशीर्वाद देंगे? आप इस काउंटर पे जा रहे हैं, टिकट काउंटर पकड़ लो और जैसे कि काउंटर बंद गया, फुल हो गई, अब आपके मुंह से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। तो बाटा के एक टाइम के बाद दोस्तों आशीर्वाद नहीं निकलती थी। लोग बोलते रहे घमंडी हो गया, देखो हम लाइन लगे दुकान बंद कर दिया। बंदा क्या करता भाई साहब, थक गया 12 घंटे काम करके, उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने क्या किया, उसने एक आइडिया आया, आइडिया के बिहाफ पे एक दोस्त को तैयार किया, भाई अपने आप बोर्ड लगा रहा हूँ कि जब मेरी दुकान बंद होगी तो कस्टमर तुम्हारे आ जाएंगे सर। उसने बोर्ड लगा दी, 7 दिन दुकान बंद, अभी सेंटर से जूता मिलेगा। आधे वहां भाग गए, अब वहां भी लाइन, यहाँ भी लाइन। उसने फिर तीसरा दुकान उठाया, वहां भी लाइन, यहाँ भी लाइन। ऐसे करते करते दोस्तों बाटा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाटा वाले ने पूरे हिंदुस्तान में ढेर सारी दुकानें बांट दी। ऑलमोस्ट 10,000 दुकान, हर दुकान 10 घंटे खुली। एक दिन दुकान कितना घंटे खुला? 1 लाख घंटे। आप लोगों को 50 बार सिखाया गया टाइम कंपाउंडिंग। 10 लाख घंटे, 10,000 लोग, 1 लाख घंटे काम। कौन यहाँ पे, कौन? देख उस्मान, राहुल, राजीव, राम, जो बहुत लोग फ्रेंचाइजी, एक फ्रेंचाइजी और यहाँ पे कोई इश्यू था। समझो यहाँ पे सारा गेम है कि जब बिजनेस में आप जाएंगे तो बिजनेस में ये बोलते हैं टाइम इज मनी, चाहे टाइम हो, चाहे मनी, चाहे सिक्योरिटी, तीनों चीज एक ही इंडस्ट्री में मिलती है सिर्फ आप जब व्यवसाय में जाते हैं तब। लेकिन ये खुराफात एक आदमी को समझ में आया। किसके समझ में आया पता आपको? ये समझ में आ गया यार बाटा वाले कुछ करता वरता नहीं है, सिर्फ घूम घूम के लोगों को एजेंसी खुलवाता रहता, घर में सोया रहता दिन भर। राजीव बोलता है मैं भी एजेंसी बटवाऊंगा, बटवा दो भाई। राजीव ने क्या किया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 एजेंसी बटवा दी, 100 एजेंसी पर। लेकिन जैसे बाटा को खबर लगी, मना कर दिया, खबरदार राजू तुम मेरी एजेंसी नहीं बांट सकते। यानी बाटा की एजेंसी कौन बांटेगा? बाटा। टाटा का टाटा, एप्पल का एप्पल, विवो का विवो। जो कंपनी का मालिक होता है, कंपनी का फ्रेंचाइजी बांटने का राइट उन्हीं को होता है। नतीजा ट्रेडिशनल वाले कभी भी फ्रेंचाइजी बांटने का राइट राजीव को नहीं देते। लेकिन दोस्त यही इंडस्ट्री कैसी है जहां पर जब नेटवर्क मार्केटिंग आई, इसलिए मैं देने का पावर दूंगा। यानी कि राजीव ने क्या किया, ज्यादा नहीं 100 एजेंसी बांटी, एक एजेंसी 10 घंटे खुलती है, 1000 घंटे काम हुआ राजीव के लिए। राजीव का एक और था बंदा यहाँ, राहुल ने बोला मैं भी बांटूंगा, बांट दो भाई। उसने 10 खोली, 10 घंटे दुकान खुलती तो भी 100 घंटे रोज काम हुआ। तो आप समझ ना, ये जो ट्रेडिशनल वाला मार्केट था बाटा वाला, ये जो हमारा वाला इंडस्ट्री है, कोई भी अंतर नहीं, बस एक अंतर है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी बांटने का अधिकार एक सिंगल पर्सन के पास था। इसलिए इसको हम बोलते हैं एसएलएम, सिंगल लेवल मार्केटिंग। इट्स कॉल्ड सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसी को 2 और नामों से हम जानते हैं, एजेंसी सिस्टम या फ्रेंचाइजी सिस्टम। जब हम बोलते हैं हमने एजेंसी ली, हमने फ्रेंचाइजी ली, पार्ले की, पेप्सी की, हमने एजेंसी ली, फ्रेंचाइजी ली, तो ये सब सिंगल लेवल मार्केटिंग के अंदर आता है। ट्रेडिशनल व्यवसाय भैया, वो जो व्यवसाय था उसको हम क्या बोलते हैं? MLM, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब एक बात आना, आपने बाटा का दुकान लिया, आप दुकान खोल के बेचिए, एक ऑप्शन है। एक हम बाटा बोलते हैं आप एजेंसी भी बांट सकते हैं, तो आपकी इच्छा एजेंसी बांटो चाहे मत बांटो। आपने ओके लाइफ एजेंसी ली, इतने नहीं, राहुल बोलता है मैं बांटूंगा, बाकी नहीं बांटे से बेचेंगे, क्या तकलीफ है, बेचो ना। आपसे कोई बोला जाकर मेंबर बनाओ भाई, जब बाटा का टाटा का लेके बेचते ही तो है लोग, तो आप ओके लाइफ का लेके बेचो ना। कौन बोला जाके मेंबर बनाओ तुम, या कौन एजेंसी बांटे बात करता आपसे? सिंपल, इस व्यवसाय में कोई अंतर था ही नहीं कभी। एक ही अंतर था, वहां पैसा लगता था, हम सीरियस होते हैं, यहाँ लगता नहीं। दिक्कत ये है, वो बोलता है कि एजेंसी लेके बेचो, बांट नहीं सकते। ये वाला बोलता है कि एजेंसी लेके बेचो, इच्छा हो तो बांट लो, इच्छा हो तो बांट लो। इसलिए उसको क्या, उसको मतलब सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसको बोलते हैं क्या, मल्टी मतलब मोर देन वन, मल्टी लेवल। ये करेगा जिसको इच्छा, ये इच्छा वो कर ले आगे, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, या इसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। कभी लाइफ में 3 लाइन कभी आए, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या MLM। इसका मतलब ये ऐसी सिस्टम होगी जहां एजेंसी बांटने का अधिकार मेरे हाथ में होगा, दैट्स इट। ट्रेडिशनल व्यवसाय में दिक्कत है, कोई अंतर है ही नहीं। ये छोटी सी बात आम आदमी नहीं समझ पाते। ये सप्लीमेंट का पावर और इसका पावर किसी गार्जियन को समझा दो। मैं सब गार्जियन कभी जिंदगी में ना नहीं बोल सकता बच्चे के लिए, लेकिन आप समझा तो सको।
समझना। इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों बात करें तो आप सभी को ये पता है कि फ्यूचर का सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट क्या है? मजबूरी है, हर घर में हर इंसान को चाहिए, ये फिट किया हुआ बिजनेस है। और सबसे बड़ा मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? ये अब ये दोनों कंबाइन हो जाए तो अब इमेजिन करो कितनी बड़ी ब्लास्टिंग हो सकती है दोस्त। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं है। लोग पूछते सर क्या बिजनेस करता है नेटवर्किंग? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी के डिस्ट्रीब्यूशन का नया तरीका है। बिजनेस तो सप्लीमेंट का करता है, प्रोडक्ट का। पहले भी सोनी का टीवी जापान से यहाँ पे आ रही थी, अब ओकेला का टूथपेस्ट यहाँ से बिहार जा रहा है। सिर्फ दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके में अंतर है। वो जाते हैं सिंगल लेवल पे, हम करते हैं मल्टी लेवल पे। तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई व्यवसाय कभी था ही नहीं। आप 100 साल पहले जाओ तो पहले एक्सचेंज होता थी, बार्टर सिस्टम। चावल ले लो, गेहूं ले आओ, अदलोन बदलोन बोलते हैं इसको, राइट? भोजपुरी में अदला बदली होती थी। फिर अदला बदली के बाद आया एजेंसी सिस्टम, अब एजेंसी के बाद एमएलएम सिस्टम। तो आज फ्यूचर का सबसे बड़ा फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम है एमएलएम ये, और सबसे ज्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट क्या होने वाला है? सप्लीमेंट। और दोनों कंबाइंड हो जाए तो उस इंडस्ट्री से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। ये प्रूवन हो चुका है, प्रूव करना बाकी नहीं है। हमें बस यही किसी व्यक्ति के दिमाग में डालना, डाउनलोड करना है। ये जिस दिन डाउनलोड हो गया, बिजनेस हो गया। अब यहां तक डालने के बाद वो समझ जाता है यार बात तो सही बोल रहा है, क्योंकि कन्विंस कर चुके हैं स्टोरी बाय एक स्टेप बाय स्टेप। अब आता है बात बिलीव का, ट्रस्ट का, डेटा का। और जैसे डेटा का बात आता है तो वहां पे ये काम करते हैं भाई साहब। आपको अरबपति बनना है। इनसे पूछा गया कि जब आपका पूरा पैसा जीरो जाए बिल गेट्स का तो क्या करेंगे? ये बोले फिर से मैं नेटवर्क बिल्ड करूंगा। और आपके दोस्त से पूछो भाई नेटवर्किंग करना बेकार चीज है, क्या फालतू पड़े चक्कर में? दुनिया का सबसे अमीर आदमी बोलता है मैं नेटवर्क बिल्ड करूंगा, आपका स्कूटर वाला दोस्त बोलता है फालतू काम है। अब आपका बिल गेट्स का सुनना है कि स्कूटर वाले का? आप डिसाइड करो। आज अमेरिका का राष्ट्रपति मिस्टर कौन है यहाँ पे? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाते थे, खुद नेटवर्कर थे, और नेटवर्कर से यहां तक पहुंचे आगे सब तय किए। समझना, इन्होंने बकायदे किताब लिखी, आई बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। जाके आप गूगल करो, किताब मिल जाएगी, खरीद के पढ़ो पहले इसको। ये सब राष्ट्रपति बनने के पहले किताबें हैं, बात की नहीं है। एक नेटवर्कर आदमी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री का राष्ट्रपति बना हुआ है, और अभी तक हमारे देश वालों को नॉलेज ही नहीं किया ये पावर क्या है इंडस्ट्री की। जरा अब आपको यहाँ पे बिलीफ सिस्टम दिलानी है यहाँ पे। और यहाँ पे थे ना, यहाँ पे बिजनेस एक किताब लिखी जाती है, कौन लिखता है? रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं ऑब्वियसली। वो भी हमारे अमेरिका के इकोनॉमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, रिच डैड पुअर डैड के मालिक। ये बोलते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग, 21st सेंचुरी का। इकोनॉमिस्ट है। और एक व्यक्ति बोलता है कि 21वीं सदी का सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला प्रोडक्ट होगा क्या? सप्लीमेंट्स। दोनों इंडस्ट्री क्लब होकर उस क्लब के हम हिस्सा है, उस इंडस्ट्री के दोस्तों हम हिस्सा है। दो इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमिस्ट, ये बोलते हैं कि ये बिजनेस बड़ा है, ये बोलता है ये प्रोडक्ट बड़ा है, और दोनों कंबाइंड होकर नेटवर्क मार्केटिंग होकर लाइन में घुसे हुए हैं। आप जब सोच रहा ठीक है। बाकी वर्ल्ड मार्केट की बात किया जाए तो एक डाउट आती है कि हम करें कि ना करें। आप देख सकते हैं अकेले अमेरिका 32 पॉइंट मार्केट में कब्जा करके बैठी हुई है, 32 पॉइंट मार्केट में। हम अब क्या बनना चाहते हैं बताओ? हम अब यही तो चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, हम डेवलप हो। लेकिन जो विकसित देश, विकासशील देश का तमगा लगा है ना, एक विकसित देश और एक विकासशील। इंडिया कौन सी होती है? विकासशील। तो विकसित देश जो करेंगे वो नहीं करेंगे हम, लेकिन हमें पैसा चाहिए। कैसे करोगे मुकाबला? हम चाइना का कंपटीशन कैसे करते हैं? झालर नहीं चलाएंगे, रक्षा मतलब राखी नहीं लेंगे, मोबाइल। इससे चाइना विरोध करोगे आप? अरे चाइना क्या करके वहां तक पहुंचे वो करो ना भाई साहब। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज एशिया मतलब 32 पॉइंट मार्केट में वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा कहां था? अमेरिका में। लेकिन इस साल चाइना ने अमेरिका को बीट कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का होता है चाइना में, और नंबर 2 पे होता है अमेरिका। सोचना। और हमें भी डाउट है कि हम इस इंडस्ट्री में जाएं या ना जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 में चाइना और यूएस से बराबरी में था, और लास्ट जो क्लोजिंग हुई 19 से 20 की जो क्लोजिंग हुई है, तो चाइना नंबर 1 पे, अमेरिका दूसरे पे आ गया। यानी दुनिया की 2 सुपर पावर में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो काम हमारे आपके घर वाले नहीं करने देंगे।
लेकिन उनको देश का मुकाबला करना कि चाइना कैसे हराओगे भाई साहब, पहले इकोनॉमी में मुकाबला करोगा आपका के। समझो, आप इस डेटा को झूठा साबित नहीं कर सकते, ये समस्या है। हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी का सर्वे करती है फिक्की, वो बोलती है कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। कब तक? 2024 तक, 2025 तक। यानी कि 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है, 40,000 करोड़ का व्यवसाय होने वाला है अगले 4 सालों में। ध्यान देना, आपके बिना या आपके सहित, आप हो या ना हो, इंडस्ट्री तो 40,000 करोड़ में जा ही रही है 4 साल में। आपके साथ जाएगी, आप कमाएंगे, आपके बिना जाएगी, जो लोग होंगे वो कमाएंगे। इंडस्ट्री तो जा रही है, अब हट नहीं सकते उसको, आप हो नहीं सकते। आप समझना, मैं कई बार मीटिंग में सवाल पूछता हूँ लोगों से कि इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे घर में कोई बच्चा बच्ची अभी 12th पास किया हो या ग्रेजुएशन पास किया, कोई है इसमें? भाई बहन बेटी बेटा है? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर आपका नाम क्या होगा? बोलो सर। मौर्य साहब। मौर्य जी, कौन है आपके घर में? भतीजा है मेरा। भतीजा है। तो सर क्या लगता है उसको क्या कोर्स करना चाहेंगे आप फ्यूचर में, उसके कैरियर के लिए? वो सर सीए कर रहा है। सीए कर रहा है। तो प्लीज बता दूं कि 99% लोग जवाब क्या देंगे? यही बीसीए, एमसीए, बीटेक, सीए, यही चल रहा है मार्केट में। मेरा एक जमाना था, लड़का क्या करे, एमबीए, दहेज 10 लाख पक्का पहले। आज के 15 साल 20 साल पहले बात कर रहा हूँ। लड़का बस एमबीए करता है तो 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख दहेज पक्का था। एमबीए वाले को 10,000 नौकरी आज नहीं मिलती। आज एमबीए की इज्जत है क्या? नहीं है। लेकिन आज भी आम परिवार बच्चों को एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीटेक, सीए में रख रखा है अभी तक। उसके आगे पढ़ाई हम जानते ही नहीं। एमबीबीएस पढ़ाने की आम आदमी का औकात नहीं है, 60-70 लाख खर्चा है उसमें, वो तो भूल जाओ पहले से। फिर बचा क्या? बचा यही जो पढ़ाते हैं लोगों को। बच्चों को एजुकेशन दोस्त वो देना चाहिए जिसका फ्यूचर में डिमांड हो। आप बच्चों का एडमिशन कराओ रोबोटिक्स में, फ्यूचर रोबोट्स का है, बच्चे का ब्राइट करियर है ही है, कोई रोक नहीं सकता। आप बच्चों को कोई कोर्स कराओ जो स्पेस शिप से संबंधित हो, सैटेलाइट से रिलेटेड हो। भविष्य सैटेलाइट का है, स्पेस शिप का है, फ्यूचर ब्राइट है। हम लोग करते हैं एमबीए, एमसी, बीसीए, अभी भी लगे पड़े उसी में। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इन्होंने 2014 में कोर्स लॉन्च किया रिटेल मैनेजमेंट के अंदर, एमबीए के अंदर में, डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। क्या लगता है पागल आदमी है? भविष्य में जब कोई चीज 10 साल बाद डिमांड पैदा होगी, देखिए मैं बताऊं, आपके गांव घर में जाना, जहां आपका घर होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपका आधा रोड कब्जा, आप लोग कब्जा करके बैठे होंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा। गवर्नमेंट जब कोई रोड भी निकालती है तो 20 साल बाद कितनी आबादी होगी, तो कितना दूर हमें कब्जा करना होगा, प्लानिंग करके तब निकालती है, हाँ या ना? आप 50 साल पुराना नक्शा देखना, वहां नाली भी होगा, रोड भी होगा, लेकिन वहां घर बना हुआ है। उनको पता है 20 साल बाद क्या, वो प्लानिंग 20-30 साल बाद करते हैं, 15 साल बाद करते हैं। तो जब इन्होंने कोर्स लॉन्च किया तो पागल थोड़ी थे। इनको ये मालूम है कि इंडिया में जैसे ही कंपनियां घुसना शुरू करेंगी तो कंपनियों में एमबीए, नेटवर्क मार्केटिंग के एमबीए की डिमांड बढ़ेगी। कौन डिमांड करेगा? ओके लाइफ जैसी कंपनी जॉब के लिए। तो लड़के होंगे कहा, कोर्स पहले लॉन्च करना पड़ेगा। 2014 से पढ़ा रहे हैं, सोचो 2018 में आते आते आज बीकॉम यानी कि बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स आ गया। आप सोचो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मतलब ड्रीम की बात है, ड्रीम कि मेरा तो हुआ नहीं, मेरे बच्चे का ही हो जाए, कम से कम मेरे भाई का, बहन का हो जाए। लोगों का सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के उनके बच्चे का एडमिशन हो जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इसमें 8 कॉलेजेस में नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई की जा रही है। और हमें अभी भी शक होता है, हमारे पड़ोसी को अभी भी शक होता है। यही बात उस फादर को बतानी है, उस गार्जियन को बतानी है कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। जब आप उसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, हालांकि मैं अगर आगे वाला प्लान नहीं दिखाएंगे, आपसे सप्लीमेंट की बात कर सकते हैं या बहुत सारे उसको भूल जाइए। आप सिर्फ हाउ टू मेक मनी, एमएलएम, एसएलएम क्या होता है और डेटा दिखाइए, सिर्फ यहाँ बात करेंगे। कोई बाप ना बोली सर लिखित, मेरा 100% रिजल्ट है इस प्रेजेंटेशन के बाद किसी भी घर में 100%। कोई बाप ना ही नहीं बोलता है, उसको डेटा दिखता है ना हमेशा। लेकिन आप ये दिखाओगे तब जब आप खुद देखे रहोगे, राइट? तो देखना, तो यहां तक कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है और हमें अभी भी डाउट है कि इस इंडस्ट्री में आऊं कि ना आऊं, समस्या इस बात की, राइट? यहां तक कि आप देखो मल्टीलेवल मार्केटिंग बीच ब्रैकेट में क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? रीजन की ग्रो क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, पूरी बकायदा आप एक एक चीज पढ़ाई की जा रही है। और हमें भी डाउट है, 8वीं क्लास में भी लाने की तैयारी हो रही है कि जब बच्चा 8वीं क्लास पार करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि जैसे साइंस साइड, आर्ट साइड, मैथ होता है,
वैसे एक और इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग। आज बच्चों को सीडिंग करने की तैयारी हो रही है कि क्यों ना 8वीं क्लास में सिलेबस डाला जाए जिससे बच्चा अपना कैरियर चूज कर सके, उसको किस फील्ड में जाना है। सर आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोग को बिना कुछ किए मिला है। हम सारे सर अनपढ़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम एक पढ़ाई करके आए यहाँ तक नो, हम सुना के देख दिखा के यहाँ काम कर रहे हैं। अभी कंपटीशन हुआ नहीं दोस्त, अभी कंपटीशन पैदा होगी, क्योंकि जब 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी किया नवंबर में, 17 में लॉन्च हुआ, एक्चुअली 16 छो भूल जाओ, 3 साल के अंदर 2016 में अखबार की कटिंग थी कि 2016 में 7,500 करोड़ का टर्नओवर था इंडस्ट्री का। इस साल रिकॉर्ड क्या है सोनम? 7,500 करोड़ था 2016 में। 25 साल में 1996 में भारत में मोदी के ने शुरुआत की पहली अमेरिकन कंपनी। 1996 से लेकर सन 2016 कितना साल हुआ? 20 साल। 20 साल में नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर हुआ वो था 7,500 करोड़ का 2016 में, और पिछले 3 साल में कितना होगा? 23,100 करोड़ का, 23,000 करोड़ का, सॉरी 23,000 करोड़ का, यानी कि 7.5 से 3 गुना कितना होता है? 23 लगभग, यानी 3 साल में 3 गुना बढ़ गया। पहले 20 साल में 7,500 करोड़ था, और जिस दिन गाइडलाइन आई तब से लेके पिछले 3 साल में कितना? 3 गुना, 3 टाइम इंडस्ट्री ग्रो हो चुकी है। क्यों? अब कोई रिलायंस का हेड है वो ज्वाइन कर रहा है, अब कोई HDFC का हेड है वो ज्वाइन कर रहा है, कोई ICICI बैंक से, कोई किसी, अब कारपोरेट को लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट साथ दे रही है। और दोस्त गवर्नमेंट जो चाह गई उसको आप रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। पल्स पोलियो का नाम सुने? पल्स पोलियो क्या होता है? 2 बूंद कहां डाला जाता है? मुंह के साथ। 2 बूंद जिंदगी की है। जिस दिन पल्स पोलियो का दिन दोस्त होता है उस दिन आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाते। कैसे? उनके पास डेटा होता है किस घर में कितने बच्चों को पता पहले से, वो आएंगे खट खट करेंगे, बच्चा का नाखून देखेंगे, इंक नहीं लगाया, 2 बूंद जिंदगी की है। आप एयरपोर्ट चले वहां पकड़ देंगे, आप मार्केट जब जाने का पकड़ जाते जिन्हें जैसे वहां पकड़ देंगे, आप रोडवे में चले जाओ या रेलवे स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाओ भाई साहब, उतने नहीं बचते आप अपने बच्चे को बचा नहीं पाते। और गवर्नमेंट चाह के आपको नेटवर्किंग करने बचा लोगे, पड़ता है ऐसा, भूल जाओ। जब बच्चों को नहीं बचा पाते तो आप तो कहां जाओगे भाग के? आप नहीं बचा सकते। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा चीजों को तरीके से कि भारत के अंदर एक होता है RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग को कंट्रोल करता है। एक होता है SEBI जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। एक होता है IRDA जो कंट्रोल इंश्योरेंस को करता है। और दोस्तों एक होता है DCA, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और ये कंट्रोल करती है नेटवर्क मार्केटिंग को। ध्यान रखना बात को, हम गवर्नमेंट के मेजर 4 बॉडी में से बॉडी हमें कंट्रोल करती है, हमें गवर्न करती है। और मजे की बात कि आपने एक ऐड सुना होगा, जागो ग्राहक इन्हीं यही ऐड देते भाई साहब, जीसे वाले। भारत सरकार की सबसे ज्यादा ऐड पे पैसा खर्च करने वाले डिपार्टमेंट है यही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जागो ग्राहक जागो। और आपको अगले 3 साल 4 साल के अंदर टीवी पे ऐड सुनने को दोस्त जरूर मिलने वाला है कि जागो ग्राहक जागो, स्वरोजगार अपनाओ, नेटवर्क मार्केटिंग चुनो। और जिस दिन ये ऐड आया दोस्त, आपका पड़ोसी जागेगा, पक्का जागेगा। सवाल पैदा ये होता है, सवाल पैदा होता है जब वो जागेगा तो किसके पास जाएगा? जिस उसको पता है वो वैसे करके कुछ काम करता था, उसको ही नहीं पता कि आप 1 रुपया नहीं पाया 5 साल में। उसको आप सफल हैं असफल उसको नहीं पता, उसने ऐड देखा, जागो स्वरोजगार अपनाओ, नेटवर्किंग सुनो, उसको वो करता भाई साहब 5 साल से वो आपका आएगा। और जब वो आएगा तो सर 5 साल नहीं कमाए तब भी कमाओगे तो उसमें आप सीनियर हो सकते एक स्टोरी सुनी होगी, मैं मतलब फेवरेट स्टोरी मेरी है कि एक आदमी एक घोड़ों की रेस चल रही थी। अब उस घोड़ों के रेस में एक आदमी सिनाता ने पूछ रहे थे, सरदार जी, बोला जी मेरा भी दौड़ेगा। मैं उतार दे भाई, उतार दो, गधा था। अब तो ये क्या, ये घोड़ों की रेस है, मालूम है तब भी दौड़ेगा। और इसलिए घोड़ों के रेस जीते नहीं, हार गया। अगला साल निपटा फिर पहुंच गया लेके, हाँ जी मेरा भी दौड़ेगा। भाई घोड़ों का रेस है, कोई बात नहीं, उतार दिया गधा फिर से। लगातार 4 साल ये सिलसिला चलता रहा, पैसा दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, हर बार हारता गधा।
एक दिन बर्दाश्त नहीं बात आए लोगों से, बोला भाई हो क्या ये 4 साल से दोहराया जा रहा। बोला भाई पता है घोड़ों का रेस है, लेकिन जिस दिन गधों का रेस होगा उस दिन मेरा घोड़ों से हार जाएगा ना। प्रैक्टिस तो घोड़ों के साथ है, जिस दिन गधों की रेस होगा उस दिन यही जीतने वाला है, मुझे पता है। प्रैक्टिस चल रही होगी। आप में से कोई यदि 10 साल में नहीं कमा पाए कोई भी टेंशन नहीं नहीं टेंशन है, क्योंकि जब जागू आएगा ना तो पुलिस आप पास आएगा, फिर आप गधे नहीं बनोगे, फिर घोड़े बन जाओगे भाई। अब जैसे मान लो ये भाई लोग हैं, आप लोग होटल से हैं, अच्छा बाबू आप भी हमारे साथ में हैं, अच्छा सर मान लो होटल वाले होते हैं तो ये अभी उसी कैटेगरी में होते हैं, ये सुन रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन जागो शुरू होता है तो वो भी जगते भाई साहब। अबे गलती करके 4 साल पहले मीटिंग देखा था बैठ के हॉल में। अब इमेजिन करो मार्केट में हम आप कहीं से सीख के नहीं पैदा हुए थे, हमने आपने सीखा यहाँ पे आके, हमने आपने सीखा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पास आप देखो एक ट्रेनिंग होती है, हम करते हैं SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस नाम कितने लोगों ने सुन रखा है? SWOT एनालिसिस नाम सुन रखा है कुछ लोगों ने? बस एक आदमी जानता है, वो कॉर्पोरेट होने से जानता होंगे। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट हर 3 से 6 महीने के अंदर में अपने एम्प्लॉइयों का SWOT एनालिसिस कराती है। SWOT SWOT होता क्या है? SWOT एनालिसिस SWOT ये होता क्या है? उसमें हम लोग होमवर्क कराते हैं। होमवर्क में कहता है S फॉर स्ट्रेंथ। आप एक सीट मिलती है, आपकी 5 स्ट्रेंथ यानी आपके 5 खासियत क्या, मजबूती क्या लिखे सीट में लिखवाते हैं। जब कभी हम अगली ट्रेनिंग करेंगे, प्लान करेंगे तब करेंगे, ये प्लान ट्रेनिंग नहीं थी मेरे लिए एक्चुअली, तो लिखवाते हैं। आप लिखा मैं बहुत खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, आपकी खूबसूरती एक ताकत आप में लिखो, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है लिखो, मेरी बॉडी बहुत अच्छी है लिखो, मैं किसी डरता नहीं, ये भी ताकत है लिखो, या मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ लिखो। तो आपकी 5 स्ट्रेंथ लिखनी है, पहले लिखवाते हैं सीट पे, करेक्ट। नंबर 2 होता है W वीकनेस। आपने 5 कमजोरियां लिखो। मुझे अंग्रेजी सुनकर मुझे डर लगता है कैसे बोलूंगा, बोल नहीं पाता, डर आपके थ्रेड से ही है। मुझे लोग सामने बात करने में बड़ा हाथ करता है, स्टेज पे आती है, आपके थ्रेड से ही है। मेरे पास पैसे नहीं है, आपको लगता है ये कमजोरी, ये भी लिख लो आप। आपके 5 कमजोरी लिखवाते हैं। फिर हम क्या लिखवाते हैं? O। आपके लाइफ में 5 अपॉर्चुनिटीज क्या है बड़ा होने का। आपने लिखा कि मेरे पास जमीन है 10 बीघा, वहां पे मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, चाहूँ तो खेती बाड़ी में कुछ उगा सकता हूँ, जड़ी बूटी, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मेरे पास में ना मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी, मैं गाइड बन सकता हूँ, फ्रेंच अच्छी मैं गाइड बन सकता हूँ, ये भी अपॉर्चुनिटी आपकी है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता हूँ, दिस इज आल्सो अपॉर्चुनिटी। अब आपने क्या किया? 5 अपॉर्चुनिटी लिखेंगे। आपकी लाइफ में क्या 5 ऐसे, देखो अभी आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी, सब सुन रहे होंगे। आपको 5 अपॉर्चुनिटी कौन सी है? आपने लिखा सीट पे। फिर क्या हुआ? T लास्ट। आपके थ्रेड्स, लाइफ के डर कौन से हैं? मान लो मैंने पैसा लगाया, फेल हो गया, तो ये थ्रेड डर आपका। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया और स्टेज पे बोलने नहीं आया, तो ये तो क्या है आपके लाइफ का? 5 आपको थ्रेड डर लिखने हैं। अब इसको लेके दिक्कत है कि काउंसलिंग ना 5-10 के ऊपर नहीं कर सकते। ये सेशन 10-10 का 5-5 का किया, ग्रुपिंग से किया जाता है। 50 लोग का मुश्किल है। 50 लोग हम ट्रेनिंग में कर तो लेते हैं, लेकिन रियल में 50 लोग का नहीं होता। अब वो जो उसका 5 ऐसे सामने लगा के फिर हम उसको मैच कराना, तो किसको कटना है, कौन कहां जा सकता है, और फाइनली निचोड़ निकालते हैं और उसी पे आपको ट्रेंड करते हैं। जो आपके सपोर्टिव थ्रेड्स है, उस थ्रेड्स को बना के जो आपका ट्रेनर होता है वो ट्रेंड करता है फिर आपको। क्योंकि यदि आपके थ्रेड्स को हम खत्म कर दें और अपॉर्चुनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दें तो आपकी लाइफ में सफल हो जाएंगे आप। लाइफ में डेटा काम करती है, हवा काम नहीं करती। वो देखो जब महात्मा गांधी को फेंका गया अंग्रेजों ने, तो महात्मा गांधी मैं तुमको फेंक के दिखाऊंगा, ये स्टोरी है मोटिवेट करने के लिए। भैया वो तो ठीक है, लेकिन काम कैसे होगा ये बताओ। आपके पास डेटा होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए। मोटिवेशन से आप काम करने की हिम्मत देती है, लेकिन कैलकुलेशन से आपको सफलता मिलती है, आपको डेटा से आपको सक्सेस मिलती है। तो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आज की मीटिंग को ये बोलते हुए खत्म करना चाहूंगा लास्ट में एक वर्ड बोल के कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती। आप जरा अपना परदादा को देखो, दादा को देखो, पिताजी को देखो। आप सोचो कि आपके दादाजी के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी थी, यदि वो अडॉप्ट कर लिया तो हमारे बड़े खानदान में होते, कौन सी थी? आप खोजोगे एक भी नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी, वो जमीन जायदाद का।
रियल एस्टेट का। उनके जमाने में कौड़ियों के दाम में जमीन थी, वो चाहते खरीद लेते तो आज हम भी होते ठीक ठाक जमींदार टाइप के। आप किसी भी बुजुर्ग आदमी को लो जिनकी उम्र 70 साल 80 साल हो चुकी हो, उनका हाथ पकड़ो, अपने गांव के अपने मार्केट के किसी बड़े बिल्डिंग पर जाकर खड़े कर दो, जो हाल ही में बनी, 2 साल 3 साल पहले बनी हो ना, उस बुजुर्ग आदमी को लो, उस बिल्डिंग सामने जाकर खड़ी कर दो। उनके मुंह से एक आए सवाल, अरे बेटा ये कब बन गया? आप बोले पापा पर 2 साल पहले, दादा 2 साल पहले। उनकी जुबान से एक ही आवाज निकलती, बताओ 2 साल पहले यहाँ जंगल हुआ करता था। मेरे जमाने में पहले यहाँ जंगल होता था, पहले यहाँ कुत्ते भी नहीं आते थे, हम पहले लोटा लेके आते थे। ये बातें बोलेंगे। अब उनसे बोलो दादाजी कोई थोप चला लिए, और जब जंगल तो 4 बीघे खाली होते। जब जंगल था तो उनको विजन नहीं था, जब वो बन गया तो जंगल था। अब वही स्टोरी वही हाल आपका होना है। हम अच्छे बच्चे हैं, हम उनको मुस्कुरा देते हैं। लेकिन आज के 15 सवाल का जब बच्चा पूछेगा, अब एक बात हो यार, आपके टाइम में गाइडलाइन आई थी, आपके टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई शुरू की थी, आपके टाइम में 2 दिन फोकट का खिला के समझाया जाता, किया क्यों नहीं? आपको जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है कि आप यहाँ बैठे हो। आप यहाँ ऐसे नहीं आए दोस्त, आप यहाँ लाए गए हो, ऊपर वाले का ये है मेहर है, आप यहाँ बैठे हो। जब आप सफलता की बात करते हो तो मुझे बोलते हैं ना कि यार आपका लक था, लक नहीं होता। हमने इतनी किताबें चाट डाली है कि आप सोच नहीं सकते। 18,000 की ट्रेनिंग थी, आज के मैं 1.5 साल पहले लिया था। जब इस कंपनी में आ गया था उसमें टोनी रॉबिन्स का ट्रेनिंग था, और 1 दिन की ट्रेनिंग थी, 6 घंटे की ऑनलाइन ट्रेनिंग थी 18,000 का। तो उनकी टिकट तो 2-3 4 लाख की होती है ऑफलाइन वालों की। 18,000 की ट्रेनिंग थी, आधी हवा चली गई। उसकी अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती कैसे बोलता है। आधी ट्रेनर अच्छा था तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं, आधी उसकी ड्राइंग वाइंग समझ में आई थी, आधी ट्रेनिंग हवा चली गई। लेकिन भाई हमने इतना पैसे खर्च किए ट्रेनिंग के नाम पे, सीखा है क्या तरीका से कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कौन से आइडिया कहाँ से चुरा के अप्लाई कर सकता हूँ। तो कुछ नहीं है, सक्सेस का और फेलियर का में एक ही अंतर वो है, नॉलेज का। हमारे बुजुर्ग जब बोलते थे कि नॉलेज इज पावर, तो हमें कहते ये क्या मतलब बोलते हैं। लेकिन अब समझ में नॉलेज पावर वाई। जब भी बोलता है कंपनी भाग जाएगी, अब आप क्या जवाब दे दें? नॉलेज होगा तो जवाब देंगे आप, इसीलिए नॉलेज इज पावर। मैं सफल क्यों, मैं जवाब दे पाता हूँ। खड़ाना जी पूछ रहे थे मुझसे, सर क्या भविष्य लगता है? मैंने कहा सर डेटा है मेरे पास 2 साल का, आप कुछ मत करो। इस कंपनी के जो सीईओ है DK सारंग जी, उनका जाकर फेसबुक पे 1.5 साल का पहले का चेक कर लो। 1.5 साल पहले जब आए थे, हमारे आने के 6 महीने बाद उन्होंने गूगल से कुछ फोटो सेलेक्ट करके डाल दिए, बोले मैं ऐसी ऑफिस बनाऊंगा। भाई का मार्केट तो हाँ लगे कई कंपनी वाले, और जब गूगल फोटो निकाल के डाल दिया, कंपनी डाल तो दिया था। बोलता भाई गूगल का और चाहे विप्रो का ऑफिस ऐसे बनाऊंगा। बोले जो ऑफिस गूगल डिजाइन कर चुका हम करो तो फेल वही बनाएंगे, क्या दिक्कत है, कॉपी करेंगे। और आज 90% ऑफिस बनके तैयार है। 1.5 साल में जो DK सर ने बोला फेसबुक लाइव पे आके पोस्ट के द्वारा, हो सकता है वो बोलने से 4 महीने बाद हुआ, लेकिन हुआ सब है। बड़ी बात क्या, ध्यान देना। हो सकता है बोला कि ये काम मार्च में करेंगे, वो काम जून जुलाई में जाके हुआ, लेकिन हुआ है। बड़ी बात ये है, क्योंकि टाइम तो ऊपर नीचे होता, कहीं एम्प्लॉय भाग जाते हैं, कहीं फैक्ट्री का है, कभी कोरोना भी आ गया, वो टाइम ऊपर नीचे हुआ है, बट हर काम उन्होंने पूरा किया। और वही CEO आज के 5 दिन बाद आके चिल्लाता है कि 2022 का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनर हमारी कंपनी का होगा। वही व्यक्ति चिल्लाता है कि 2023 में वर्ल्ड के टॉप 100 के अंदर हमारे लोग होंगे, और वही शख्स ये बोलता है कि 2025 में वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर हमारे लोग होंगे। अब बोलता हवा बोल रहे होंगे, वो हवा में नहीं है, उनको पता पीछे प्लानिंग क्या चल रही है। उन्होंने इस लाइव में बोला था कि 70,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस हम बना रहे हैं। 70,000 का नहीं है, वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है। गवर्नमेंट का रूल है कि 50 पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, 50 आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। एरिया सब 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है। बता दूं आपको जानकारी के लिए, जहां पे वेयर हाउस है पीडीलाइट का, है ना, यानी कि कौन सा आता है फेविकोल का, जहां वेयर हाउस है हिंदुस्तान लीवर का, जहां वेयर हाउस डाबर का, वही वेयर हाउस हमारा पीडीलाइट का है जो नया बन रहा है। और कंपनी वहां पे ले रहा है कि इसको कोई डाबर से, कोई हिमालय से वहां से उठा रहा है एम्प्लॉइयों को। कंपनी के बोला कि फरारी खरीदना बड़ी बात नहीं है, फरारी किस रोड पर चलाएंगे और रोड कैसे होना चाहिए, सही बात है। आप समझना, दुनिया का बेस्ट लीडर आ जाए लेकिन कंपनी सही ना मिले, कैसे परफॉर्म करेगा।
नारायण कार्तिकेयन का नाम सुना कुछ लोगों ने? नारायण कार्तिकेयन वर्ल्ड के फास्टेस्ट रेसर में से एक, जो कार चलाता है स्पोर्ट्स कार, वो रेसिंग वाली कार, 300, 350, 400 किलोमीटर की स्पीड में कार चलाते हैं वो लोग रेसिंग ट्रैक पे। नारायण कार्तिकेयन इंडियन मोड का, वैसे मैंने उसका नाम लिया। अब नारायण कार्तिकेयन को इंडिया में बुला तो खुदा भाई खराब गाड़ी चाप के अपड़ा दिया अल्टो हाथ में उसके, आप दबारा स्लेडर खूब तेजी से, इंजन निकल के बाहर जाएगा, 200 स्पीड नहीं जाएगी भाई, समझना, इंजन बाहर जाएगा। आपका पोटेंशियल क्या उससे मतलब नहीं है, आपकी कंपनी का पोटेंशियल क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है। आप पोटेंशियल टाइम साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कंपनी बढ़ा सकती है? समझना। तो हमारी कंपनी ये बोलती है कि फरारी उतारूंगा, लेकिन फरारी पहले रोड होना चाहिए, फरारी बनाने लायक। अभी हम रोड पे काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी को ये नहीं फर्क पड़ता, जैसे कई लोग बोलते मोबाइल एप्लीकेशन, आप बिलीव करो हमारे आने से पहले मोबाइल एप्लीकेशन था। हम जब ज्वाइन किया हमने डेढ़ साल नहीं, 1 साल मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते थे। लगभग 10 महीने पहले बंद कर दी, बोला कि इसमें कुछ लैग है, हैकिंग का चक्कर हो सकता है, तो हम बंद करें, नया लॉन्च करेंगे। तब से लेकर आज तक नया एप्लीकेशन नहीं आया। अब कुछ लोग इसीलिए कंपनी छोड़ दी कि सर एप्लीकेशन नहीं है। कैसी कंपनी है? हाँ भाई, एप्लीकेशन होने से धंधे से कोई मतलब नहीं, बताओ, बोलता नहीं। अरे भाई क्रोम खोल के ओके लाइव टाइप करना होता, बस यही अंतर है एप्लीकेशन, उसको क्लिक करते खुल जाता, या ओके लाइव टाइप करना पड़ेगा, बाकी सब कोई होता है ब्राउज़र पे जाके। अब इनका ये कहना है कि मुझे पता है कि आज ही मैं ई कॉमर्स लॉन्च कर सकता हूँ, बना हुआ है सब कुछ सॉफ्टवेयर, लेकिन ई कॉमर्स लॉन्च करके सप्लाई तो दे पाऊंगा, तब तो लॉन्च करूँ। हमारे पास आज के 12 महीने पहले 1 करोड़ का टर्नओवर था महीने का, आज 25 करोड़ का टर्नओवर महीने का है। 12 महीने में कंपनी 25 गुना बढ़ गई मान लो, और जो समस्या 1 साल पहले थी वही समस्या आज भी हो, तो कंपनी कितना ग्रो की है? 25 गुना कंपनी ग्रो की है सर्विस में, समझना। यदि प्रॉब्लम 1 साल पहले कोई थी और वही प्रॉब्लम 1 साल बाद भी हो और कंपनी वहां से 25 गुना बढ़ी है, इसका मतलब कि 25 गुना उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया होगा, तभी प्रॉब्लम वही नहीं, प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती अब तक। समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कनेक्ट करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि 1 साल पहले कोई समस्या थी और आपको तकलीफ है, 6 महीने पहले कोई समस्या थी और आपको तकलीफ है 6 महीने हो गया मुझे ज्वाइन किया, अभी कोई समस्या है, तो 6 महीने पहले टर्नओवर कितनी रही होगी? 10 करोड़ का मुश्किल से, 8 महीने में 25 करोड़ का, यानी कि 6 महीने में 15 गुना कंपनी ने टर्नओवर के साथ साथ अपने एम्प्लॉय को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया होगा, नहीं समस्या उतना नहीं रहती, तो बढ़ चुकी थी। चल रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, चैलेंज समस्या नहीं, हमेशा ध्यान देना। आप क्या देखते हो, आपका क्या नजरिया है। मैंने जब सोनम ने ज्वाइन किया था, ना पूरी दिल्ली में कोई ऑफिस थी, ना पूरे यूपी में कोई ऑफिस थी, नोएडा बड़ा कहीं एक भी ऑफिस नहीं। हमने क्या देखा? हमने ये देखा पूरा मार्केट खाली। मुझे एक अच्छी तरह से एक स्टोरी आ रही थी एसपी भार्गव की, मैं सुनाना चाहूंगा। मैंने उनके साथ बहुत नजदीक से काम किया। मुझे अखिलेश होता क्या था कि सन 2000 का जमाना था, जबकि उस टाइम में मैं केबल टीवी काम करता था। केबल टीवी घर में डिश एंटीना कनेक्शन, याद किसी को? डिश एंटीना तार लगता था, छतरी लगती थी बड़े। तो एसपी भार्गव ने क्या किया कि जयपुर के अंदर में एक कंपनी का एजेंसी लिया। उस एरिया में 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे, एक डिस्ट्रीब्यूटर पहले से था, इन्होंने भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया कि मैं भी घरों घरों में केबल कनेक्शन बांटूंगा। तो केबल कनेक्शन बांटूंगा, तो मैंने कुछ दिन के बाद पूछा उस जो हेड था कि भाई साहब कौन से एरिया उसका है, कौन से एरिया मेरा? मैंने कहा मैं खंबा गाड़ू। वो खंबा बल्लियां गाड़ी होती थी ना, जहाँ पे तार किसने खींचेंगे? बल्लियों पे। तो कहाँ बल्ली गाड़ू? तो बोला भाई एरिया नहीं है, जिसका बल्ली एरिया उसका। अच्छा ऐसी बात। कल रात हुआ, रात को 1 तक कमाए बल्ली, 10 मजदूर, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी जो लोग सब, रात भर मैं खुद जाता है खुदाई करके बल्लियां गाड़ा, रात भर बल्ली गड़ी। और सुबह होते होते जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर उसके गली में भी एक बल्ली गाड़ी खड़ा। अब वो निकल के बाहर, क्या करो भाई, मैं खुद कनेक्शन बांटता हूँ, मेरी गली में क्यों बांट दिया? मतलब ना, बल्ली जिसकी एरिया उसका। और आज ओके लाइन पे वही सिचुएशन है। 5 लाख, 5.25 लाख मुझसे दोस्त एक्टिव आईडी होगी, एरिया है खाली। तो दोस्त आज बल्ली गाड़ने का टाइम आपका है। जहां जहां बल्ली गाड़ ली है वो एरिया आपका। और यदि इंतजार करते रह गए तो एक बल्ली तो कोई गाड़ेगा, आप नहीं गाड़े, कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ ले जाएगा। बल्ली तो गाड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप समझ रहे। थैंक यू सो मच।